अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। दुनिया में हर दूसरा मुल्क इंसानी स्मगलिंग से मुतासर है। इंसानी स्मगलिंग की कई शक्लें हैं। हम लोग देखते हैं कि कभी जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तब्दील हो जाती है, जहाँ पर छोटे मासूम बच्चों को जो है वो स्मगल किया जा रहा होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इसकी एक जो मेन वजह है वो है गुर्बत के साथ ही साथ हम देखें तो हमारे मुल्क से सैकड़ों बच्चे अगवा होते हैं, जिनकी जो है वो उस तरीके से उस केस को फॉलो अप नहीं लिया जाता। और वो जो अगवा शुदा बच्चे होते हैं उनको भी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्मगल करने के बाद इनके साथ किया क्या जाता है, या तो हमें अक्सर जो है ये लोग जो है या ये मासूम बच्चे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, या हम देखते हैं कि इनको कम उजरत पर या उजरत ना दिए बगैर इनसे जो है वो मेहनत मुशक्क़त कराई जा रही होती है। कभी ये घरेलू मुलाजमीन की सूरत में होते हैं, कभी कारोबारी मुलाजमीन होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसानी आज़ा को निकाल कर बेचा जा रहा होता है, जो कि बहुत एक घिनौना जुर्म भी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आई है वो है हमारे वो ट्रस्ट, हमारे वो इदारे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ट्रस्ट जो होते हैं वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं होते। उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनके नंबर्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वो जो है वो सरकारी इदारों में जो है वो उस तरीके से जमा नहीं हुई भी होती। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो हुकूमत है वो हमेशा से बुरी तरह नाकाम हुई है। कुछ अर्सा पहले चले जाएँ तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा था, फिर ये बीच में कम हुआ, उसके बाद अब भी अगर हम देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें छोटे मासूम बच्चे अगवा होते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बच्चे सारे अगवा तो होते हैं, इनको इंसानी स्मगलिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है, लेकिन उस तरीके से जो है वो इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही होती, जो कि किसी भी हुकूमत, किसी भी मुल्क की हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंसानी स्मगलिंग के हवाले से क्या क्या वजूहात हैं, क्या नंबर्स हैं, किस तरीके से जो है ये काम करती हैं और किस तरीके से जो है ये तमाम तर मामलात हैं। तो ये प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करें इंसानी स्मगलिंग के हवाले से कि किस तरीके से ये कराची में और हमारे माशरे को जो है वो ख़राब और बर्बाद कर रहा है, और हमारे मासूम बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इससे उनका मुस्तकबिल और उनकी जानों को ख़तरा है। चंद लोगों से यहाँ पर बात करके आवाम की राय लेते हैं कि आवाम इस पर क्या राय रखती है। सर मुझे बताएं, ये जो इंसानी स्मगलिंग का केस है, हम लोग देख रहे होते हैं कि ये बढ़ती हुई जो इंसानी स्मगलिंग है, इस पर आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर है ये इलीगल भी है, यानी गैर अखलाकी भी है, गैर शरई भी है और गैर इंसानी भी है। और ये यकीनन इसमें जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसका आपको आइडिया होगा, कसूर वाला भी स्कैंडल जो है वो मेरा ख्याल है वो सेक्सुअल एस्पेक्ट से था, लेकिन उसमें भी जो है वो हम डार्क वेब और ये सारी बातें सुनते रहे। बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें जो है वो मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़े बड़े जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी क्राइम जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उस पर सरपरस्ती ना, किसी की सरपरस्ती हासिल ना हो। मुझे बताएं इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि ये इलीगल है, मॉरली भी ये ठीक नहीं है, हमारे मॉरली हर एस्पेक्ट से ये गलत है, लेकिन इसकी रोकथाम में हम नाकाम क्यों हैं अभी तक? उसकी वजह यकीनन जो रिस्पांसिबल लोग हैं, हम यहाँ पे इवन देखें हेलमेट पे और इन सब चीज़ों पे जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो पकड़ रहे होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे होते हैं और उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो एयरपोर्ट से लेकर और जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ही उसको इन्फोर्स करना चाहिए, तभी ये रुक सकता है मामला। तो लोकली भी यहाँ पे भी जो है वो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसमें भी दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। मेरा ख्याल है सबको सब चीज़ें पता हैं। दीज आर ओपन सीक्रेट्स। दीज आर ओपन सीक्रेट्स। हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में, लेकिन बात करने से कुछ, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम ज़रा हसास टॉपिक्स कहते हैं, जिन पर जो है वो खुलकर ना आवाम बात करती है ना लोग बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इंसानी स्मगलिंग है जो हो रही है और जो बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम में हम लोग नाकाम अभी तक क्यों हैं? आई थिंक हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन, कोई प्रॉपर इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो हमारी मुख्तलिफ NGOs हैं जो काम कर रही होती हैं, वहीं पर हमें कुछ नाम ऐसे सुनने को मिलते हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत अच्छे नाम हैं और बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन इन्हीं की आड़ में कुछ ऐसी NGOs भी मौजूद हैं जो कि ऐसे काम कर रही हैं जिनको आप लीगल नहीं कह सकते हो या जिनको आप एथिकल नहीं कह सकते हो?
जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है या जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान में तकरीबन 60% NGOs वो लोग चला रहे हैं जो कि अपना पैसा बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पाकिस्तान लेकर आते हैं और इस तरह के इलीगल चीज़ों के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स और उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी चीज़ें इस तरह की यूज़ हो रही होती हैं। तो जाहिर सी बात है जब उनका प्रोपेगेंडा इसी तरह का इस तरह की चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम करना है तो फिर उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे इंसानी स्मगलिंग ही करनी है। इंसानी स्मगलिंग हम लोग देख रहे हैं बढ़ती हुई, उसके साथ साथ इंसानी आज़ा को जो है वो बेचा जा रहा है। इस सारे सिचुएशन में आपको लगता क्या है कि कौन कसूरवार है, कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, कहाँ पर बेहतरी होनी चाहिए? ये तो वो इदारों का काम है ना जो सिक्योरिटी करते हैं, मतलब पुलिस वगैरह, इनका काम है सारा से सिर्फ, बाकी है इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी लोगों को अपनी सिक्योरिटी खुद करनी होती है, बाकी पुलिस वगैरह इनका काम है सारा जो कैसे हो सकता है। आपको लगता है कि उस तरीके से जो है वो आला काम कह लें या सरकार कह लें उस तरीके से काम कर नहीं रही जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है? जब ही तो हो रहा ही है, वो नहीं कर रही काम, जब ही तो ये सब कुछ हो रहा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग के जो बढ़ते हुए वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, इंसानी आज़ा को जो है वो बेचा जा रहा है। जी जी। इन सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ पर आपको लगता है कि सिस्टम जो है वो उसमें फ्लॉज है? असल में ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए पहले इंसानी आज़ा की, और इसको सबसे पहले तो हमें जो हमारे बड़ा सिस्टम है उस तरफ जाना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या कह रहा है। ये हुकूमत को देखनी चाहिए, इन चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे छोटे छोटे, यहाँ अभी देखा आपने कि बच्चों की स्मगलिंग शुरू हो गई थी दोबारा, तो इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी वो की है, सिंध गवर्नमेंट की उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने इस चीज़ को रोका है। ये चीज़ों को बंद करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। और अब तो ये हर जगह इस लेवल पे शुरू हो गया है, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, ये चीज़ बंद होने चाहिए ख़ास तौर पे। ये वो वाला मसला है ना कि हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे जी बिल्कुल अगवा भी हो रहे हैं, अगवा भी हो रहे हैं, उसके बाद वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि असल वो में कहाँ छोटे गए। छोटे बच्चे हैं, उनको आप ये देखें ना, भीख मंगवाते हैं उनसे, लेके आते हैं कि हम आपको जो है ना काम की गर्ज से लेके जा रहे हैं, मगर कराची में आके वो देखें छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको एक ट्रैक के ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने, और वही जो है ना इसका बाइस बनते हैं कि किसी तरीके से बस उनकी वो किडनी निकाल लेते हैं, वो इशू आ जाता है उनका। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस चीज़ की रोकथाम करनी चाहिए और प्रॉपर इसका एक बनाना चाहिए इनको। मैकेनिज्म इसका जी, प्रॉपर होना चाहिए जिसकी वजह से काम हो सके। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएं आपकी क्या राय है सूरत हाल पर, कि कहाँ बढ़ रही है? इसमें मसला मसाइल ये सारा है कि जो छोटे छोटे जो NGOs वगैरह है ना, अभी मैंने रिसेंटली एक ना न्यूज़ अपने मोबाइल में पढ़ी थी मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने कि वो फलाना अदारा है उसने वहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए बच्चे। हमारे कुछ NGOs जो है ये इस पर हमें लगता है कि इन पर पाबंदी लगाना चाहिए। जो छोटी छोटी NGOs है जो रजिस्टर्ड नहीं है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो जो ना इस बुरे काम में इन्वॉल्व हैं, तो अब हमें गवर्नमेंट से ये जो कहना चाहिए कि आप जो है इसको NGOs को फॉलो करें। ये जितनी भी NGOs, जैसे आपने बात की ना कि अभी एक केस भी जो है वो बड़ा घूम रहा है, मुझे बताएं सर आप इस केस को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं एक इस बात पे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये जो इंसानी आज़ा वगैरह जो किडनैप करके ले आते हैं और आज़ा निकालते हैं, हम जगह किसी ब्रिज वगैरह पे जाए तो नीचे वो जो नशावर लोग होते हैं, ये NGOs उनको क्यों नहीं फॉलो करती हैं? मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, उनको फॉलो क्यों नहीं करती? अब NGOs का काम है, जो बेचारे बेसहारा लोग हैं, ये लोग हैं बेचारे लोग जो आजकल जो मजबूर हैं, हालात की मजबूर है कि वो किसी से मदद मांगते हैं, मदद के तौर पर उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है, किडनीज निकाली जाती हैं। हम जो ये सुन रहे हैं आजकल, और आजकल ये बच्चों का भी सुन रहे हैं कि बच्चे जो है अगवा हो रहे हैं, तो इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इशू बड़ा इशू है हमारा। हम अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे मुक्त निकलेंगे। जी, जब इस तरह की सूरत हाल होती है और जहाँ पर जो है वो सरकार अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाती है, वहाँ पर जो है वो जितने भी कह लें हमारी आवाम है वो काफ़ी तशद्दुद का भी शिकार रहती है, परेशान भी रहती है, क्योंकि बहुत से मसाइल में अगर ये इतना घिनौना मसला जब सर उठाने लग जाए तो फिर सोच की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। तो मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और हमें नहीं पता होता कि ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम एहतियात भी कर रहे होते हैं, हम अपने पैसे भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे किसी गलत जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इंसानी स्मगलिंग कह लें या इंसानी आज़ा की ख़रीदो फरोख्त कह लें, बच्चे बेचे जा रहे हैं, ख़वातीन को बेचा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है?
इसमें मेरी ये राय है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसी एनजीओस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा और मजीद बनती जा रही हैं और पैसे भी दे रहे हैं हम लोग बाकायदा धड़ाधड़ पैसे दे रहे हैं करोड़ों के हिसाब से अरबों के हिसाब से हमारे सामने मौजूद है और मजीद बन रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वफाकी गवर्नमेंट हमारी सूबाई गवर्नमेंट तो मेरा कुछ भी नहीं कर रही, आपको पता है कि बेहोश बैठी है। वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए वो एक्शन लेने के खिलाफ कि कौन कौन सी कहाँ बन रही हैं। मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, बहुत मशहूर है एक एनजीओ, तो वो भी बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ जो आगे जा रही है और धड़ाधड़ उनको पैसे भी दे रहे हैं और वो बताना ऐसा चाह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम मिस्किनों के साथ हैं, जो यहाँ पर जुल्म हो रहा कराची में उनके साथ है। लेकिन आप देख रहे शहर का माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या बन रहा है। अभी आप देखें कि कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर को गोली मार दी गई, ठीक है, सिर्फ वो इंटरव्यू ले रहा था, उसको गोली मार दी गई, क्या बना। उससे पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़के को एनआईटी का इंस्टीट्यूट उसको मार दिया गया। तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात में जो पॉइंटेड बात है कि मिसाल के तौर पे ये एनजीओज जो है देते कम है बताते ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे किसी लड़की को उन लोगों ने सामान दिया, उस सामान में ये अपना पेड़ लगा देंगे कि हमारा जो है फिर ये एनजीओ हमने ये काम किया है, तो उस बेचारे की क्या इज्जत करेगी। सब देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो अनरजिस्टर्ड एनजीओज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमें नुकसान दे रही हैं। आपको लगता नहीं है हुकूमती सतह पर इनको तमाम तरह एनजीओज को जो है वो रजिस्टर्ड करना ज़रूरी हो गया है अब, ताकि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को हम बचा सकें? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये तो हुकूमत के ऊपर, हुकूमत, मेरे कहने का मकसद है हुकूमत नजरसानी क्यों नहीं कर रही इसके ऊपर। हुकूमत तो सबके, वो तो टीवी में सबके सामने आ रहे हैं कि सबके सामने बोल रहे हैं हम तो भाई हीरो बन चुके हैं, हम तो सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो लेकिन वो हेल्प, सबसे बड़ी बात ये है कि वो हेल्प कर कहाँ रहे हैं। ये चलो हेल्प करें और रजिस्टर नहीं है तो थोड़ी बहुत रहमदिली बीच में आ जाती है, लेकिन वो भी नहीं कर रहे और फिर हुकूमत भी कोई एक्शन नहीं ले रही, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, दूसरे जो इदारे हैं वो भी उसका साथ दे रहे हैं, दूसरे जो इदारे वो भी उसका साथ दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बन पाएगा, वैसे बनना चाहिए। ये मसला ऐसा है कि जिसकी रोकथाम के लिए जो है वो काम करना ज़रूरी है और फ़ौरन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करके जो है वो अपने माशरे से इस तरह के जराइम का जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। जब तक हमारे माशरे से इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बुराइयाँ ख़त्म नहीं होंगी, तब तक जो है हम इस माशरे में जो है वो सेफ़ फील नहीं कर सकते हैं। हुकूमती सतह पर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि तमाम तर लोग जो हैं वो मिलकर काम करें और इस मामले पर ख़ास तौर पर नज़रसानी करें, ताकि हम मासूम बच्चों, बच्चियों और नौजवानों को जो है वो यहाँ पर बचा सकें। हम देख रहे हैं कि इंसानी आज़ा का बेचा जाना, साथ ही साथ इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात, क्या देखते हो किसकी गलती है, कहाँ पर लैकिंग हो रही है हमसे? ये सारी जो भी गलती है गवर्नमेंट की है। आपने जैसे बात की एनजीओज की, एनजीओज जो भी ऐसे नहीं बनती, उसके सारी चेक बैलेंस गवर्नमेंट को पहले पता होता है क्या हो रहा है, उसको सारी एजेंसी को हर एक चीज़ पुटअप करती है कि ये चीज़ यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। यहाँ पे पूरी की पूरी करप्शन हो रही है, उसमें जो भी हाथ है वो करंट गवर्नमेंट का है, जो भी चल रही है, जो भी जिस एरा में चल रही है वो उस गवर्नमेंट का है। अच्छा, मुझे बात बताएं, जैसे आप बात करेंगे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है, आपको क्या लगता है कि हम जो हैं वो, क्योंकि हमारे माशरे में इतने मसाइल हैं, इसको हम संजीदगी से इंसानी स्मगलिंग को ले रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं लगता कि इंसानी स्मगलिंग को उस तरीके से सीरियसली लिया जा रहा है जिस तरीके से लिया जाना चाहिए इसको। ये ऐसे कि इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कम एज में जो भी बच्चे बाहर आ रहे हैं वो किसी ना किसी एक ऐसे हाथ में जा रहे हैं जो उसके ना उसका नेबर है, ना नेबर सिटी है, ना उसका अपना है, तो उसकी वजह से यह सारा कुछ हो रहा है मेरे माइंड में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये बढ़ता हुआ जो घिनौना जुर्म है हमारे माशरे को जो है खोखला कर रहा है, और किस तरीके से हमारे लोगों को, हमें, आपको, हम सब को जो है वो नुकसान हो रहा है, और किस तरीके से हम अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं ऐसे माशरे में, क्योंकि यही वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे सामने हो रही होती हैं और हमें जो है वो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ रहने वाले घर में क्या हो रहा है या हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, और कौन सा शख्स है, कौन सा दोस्त है, कौन सा रिश्तेदार है जो क्या काम कर रहा है। मज़ीद ज़रा चंद लोगों से बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि इस घिनौने जुर्म के हवाले से वो क्या राय रखते हैं। जो इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात हैं हमारे मुल्क में, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगवा हो जाते हैं, उनके आज़ा को बेच दिया जाता है। ये इसकी रोकथाम में हम जो हैं वो फेल हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे पहले तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स की लापरवाही है, और वो अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या फिर वो घर से बाहर निकलने भी दे रहे हैं, तो उनमें नज़र रखनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तब भी, और अभी जो जनरेशन जिनकी चल रही है, जैसे आने वाले माँ बाप, हम अपनी बात भी करें तो
बच्चों की कोई फिक्र नहीं करेगा। तो अच्छा, ये कौन जैसे से हम देख रहे निकलेंगे हैं तो पता चलेगा। कि बहुत सारे एनजीओज ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में काम कर रही हैं और अनरजिस्टर्ड हैं। जी आपको, हमें नहीं पता कि वहाँ पर जो है किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि बहुत ही चेक एंड बैलेंस और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एंट्री दी जाती है। तमाम तर चीज़ें जो है वो जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिखा पाते हैं, उसके अलावा आप उनको कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो मुझे बताओ, आपको लगता नहीं कि जो एनजीओज हैं, ये जो अनरजिस्टर्ड एनजीओज हैं, ये बहुत बड़ी वजह है कि इंसानी स्मगलिंग के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं उनकी? हाँ, इसकी वजह है बीच में। अभी 1-2 एनजीओ ऐसे हैं जो कच्ची आबादी में घूमते रहते हैं हर वक्त, एक एम्बुलेंस लेके जिसके एक माइक लगा दिया होता है कि अतिया खैरात वगैरह दो। तो बहुत से ऐसी उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं कि उनको इलाके वाले पकड़ के जब उनसे पूछते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा 10 रुपये भी दे रहा है, 5 रुपये भी दे रहा है, तो पूछ के दे और देख के दे, तो इस पर रोकथाम आ सकती है। इसमें अगला बंदा अगर कुछ चीज़ मांगने का बोलेगा तो एक बार सोचेगा कि कुछ लोग एजुकेटेड हो गए हैं, थोड़ा उनमें शऊर आ गया है पूछने का कि इलाके में अगर कोई इसी तरह कोई भी एक एम्बुलेंस के ऊपर सायरन लगा के चले जाते हैं कि इस एनजीओ के लिए वो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये अनरजिस्टर्ड ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे अगर थोड़ा आवाम खुद शऊर ले आए तो। आवाम में जो है वो शऊर आ जाए, क्योंकि हम जो है वो देख रहे हैं कि ये मामला आज से नहीं, ये मामला लगा लें आप कि इस मामले को कुछ 13, 14 या 15 साल हो गए हैं और ये हमारे माशरे में इस तरीके से पेनिट्रेट कर गया है कि मामला बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कहीं हमें जो है वो दिखाया जाता है बिठा कर के भाई ये इनकी आपने मदद करनी है, इस तरीके से आपने मदद करनी है, या हमें जो है मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं और हम उन तरीक़ों को फॉलो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो नीयत होती है वो ये नीयत होती है कि हमने इस शख्स की, इस बच्चे की, इस इंसान की मदद करनी है। लेकिन जो है हम उस तरीके से जो है वो हम चीज़ों को जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें मसला हो रहा होता है। इसकी बुनियादी वजह ये भी होती है कि बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ होती हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होती हैं और हमें पता नहीं होता है कि ये जहाँ पर हम लोग जो है वो अपने पैसे डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम वेलफेयर का काम कराना चाह रहे हैं, ये एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं, और हम जो है वो एहतियात कर रहे होते हैं और बाद में जो है वो इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ रहे होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से और उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट राना आसिफ साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राना साहब, मुझे बताइएगा, ये जो इंसानी स्मगलिंग के और बच्चों के जो स्मगलिंग के केस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ है सिलसिला और ये कब ख़त्म होगा? पाकिस्तान में जो बच्चों की ट्रैफिकिंग है ये एक पुराना फिनोमेना है और इसमें जब तेज़ी आई ख़ास तौर पे जब ऊँटों की रेस में बच्चे इस्तेमाल होने शुरू हुए और पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव आना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने 1989 में जब आलमी मुआहदा बराए हुकूक अतफ़ाल UNCRC साइन किया तो उसके बाद हमें फिर रिपोर्ट करना पड़ा कि बच्चों की ट्रैफिकिंग के क्या प्रेवलेंस है, क्या वजूहात हैं और क्यों होती हैं। तो फिर 2002 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस, पैक्टो के नाम से। तो वो ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सारे सुकम बात थे, उनके अंदर बहुत सारी खामियां थी। इंटरनल ट्रैफिकिंग को कवर करना है, फिर एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग को कौन कवर करेगा। तो इसके 2016 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए वाज़ेह कर दिया कि जो इंटरनल ट्रैफिकिंग होगी बच्चों की वो उसको कवर करेगी पुलिस, और जो एक्सटर्नल मुल्क से बाहर ट्रैफिकिंग होगी उसको FIA कवर करेगी। तो फिर FIA ने इकदाम भी उठाए और पुलिस ने भी इकदाम लिए, मगर बदकिस्मती से अब तक हम लोग जो हैं अपने मुल्क में जो ऑर्फनेजेस चल रहे हैं, यतीम खाने चल रहे हैं, उसका 1976 का एक्ट है, ऑर्फनेज एक्ट, उसके मुताबिक सोशल वेलफेयर महकमा समाजी बहबूद को इंदराज करना है हर ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चे का और उसके वेयर अबाउट का। तो ये बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ आपने देखा इदारे इतने ताकतवर हैं कि वो ख़ुद को अबव द लॉ समझते हैं, तो उनकी वहाँ सोशल वेलफेयर ऑफिसर नाकाम रहा और जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा है दुनिया में बच्चों की ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये ट्रैफिकिंग उस वक्त भी हुई जब ज़लज़ला आया 2005 का, तो जब बच्चे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम करना आई तो वहाँ भी शवाहिद मिले कि पाकिस्तान से बच्चे जो हैं वो वहाँ पे स्मगल हुए और वो केस भी चले, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ दफ़ा प्रोसिक्यूशन हमारी बहुत वीक है, पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े मुकदमात भी, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज तो हो जाती हैं चीज़ों पे, मगर बड़े बड़े मुकदमात भी साबित नहीं होते और जो मुल्ज़मान हैं वो बड़े बड़े फेस वाले वकील हायर कर लेते हैं कि जिनकी फेस की वजह से, जिनकी फेस वैल्यू की वजह से मुकदमा पे असरअंदाज होता है और फिर जो है असल जो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचा रहे हैं लोग,
और जो ये इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़या सज़ा नहीं मिलती। अच्छा राना साहब, जैसे आपने अभी बात की ना कि लॉ मौजूद है, लॉ बनाया गया था, लेकिन ये जो हमारा लॉ है वो इस बारे में कहता क्या है कि अगर ये साबित हो जाती है, किस तरीके से ये साबित होगी, और अगर ये साबित हो जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, पहले FIA जो है वो इंक्वायरी की स्टेज है, वो अपनी इंक्वायरी करेंगे, फिर FIR लॉन्च होती है। FIR लॉन्च होने के बाद जो FIA का तफ्तीशी अफसर है वो इस तमाम चीज़ों का अहाता करेगा कि ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग अलग है, चाइल्ड स्मगलिंग अलग है, और अगर ट्रैफिकिंग हुई है तो वो एज आ रिक्रूटमेंट के तौर पे हुई है या कोई एज आ उसको पोइजन के तौर पे हुई है, या जो ट्रैफिकिंग हुई है उसका पर्पस जो था वो एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे है। तो जहाँ एक्सप्लॉयटेशन का आएगा, जैसे किसी खवातीन या बच्चों को ले जाना और उनके डॉक्यूमेंट छीन लेना, तो ये तमाम मुहरकात का जायज़ा जो लेगा वो तफ्तीशी अफसर FIA का लेगा। फिर FIA का लीगल सेक्शन जो है इस केस को प्रोसिक्यूट करेगा और जो मुल्ज़मान हैं उनको, और इसमें ये भी है कि जो गवाहान हैं उनकी हिफाजत भी रियासत के ऊपर फ़र्ज़ है, ताकि प्रोसिक्यूशन के गवाहान को बाद दफ़ा उनकी जान ले ली जाती है ताकि गवाही ना आ सके। और अदम शवाहिद की बिना पर अक्सर जो मुजरिम हैं या मुल्ज़मान हैं वो अक्सर आपने देखा छूट भी जाते हैं। तो ये इसका पूरा है, और इसके अंदर सज़ाएँ बहुत सख्त हैं, 7 साल सज़ा है, कम से कम 2 साल। इसी तरह 50 लाख का जुर्माना है, इसी तरह 20 लाख का भी जुर्माना है। अगर कोई ऐसी ट्रैफिकिंग हुई है जिसमें कोई इंजरी आ जाती है, कोई नुकसान पहुंच जाता है, या कोई किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाती है, तो फिर दूसरे जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन है 302 कत्ल के, वो भी इसमें ऐड होंगे। अगर इस ट्रैफिकिंग के अंदर किसी ने मावनत की है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जिस तरह पाकिस्तान पीनल कोड में 109 के तहत एक मदद करने वाले को भी वो सज़ा मिलती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि FIA के लोगों की तरबियतकारी हो, और वो प्रोसिक्यूशन जो है शोबा जो बहुत कमज़ोर है, और तफ्तीश जो बहुत कमज़ोर है, कि जो ताकतवर के सामने बिल्कुल झुक जाता है और कमज़ोर पे वो अटैक करता है, इस बैलेंस को ख़त्म करना की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर कोई हर्फ ना आए, और हम एक ज़िम्मेदार जो मुल्क हैं वो हम दुनिया के जो नक्शे के ऊपर उभर के सामने हैं। अच्छा राना साहब, मुझे बताइएगा कि आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि तमाम तरह लॉज भी मौजूद हैं, उनकी सज़ाएँ और सज़ाओं का भी तयन किया गया है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इतनी सारी NGOs खुली हुई हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कोई डेटा कंपाइल नहीं है, वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ। तो मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह लें, आप ह्यूमन स्मगलिंग कह लें, चाइल्ड स्मगलिंग कह लें, ये NGOs का कितना बड़ा किरदार होता है इन तमाम तर मामले में? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह दूसरे लोग जुर्म के सरदर्द करते हैं, तो NGOs भी वो खुदाई मखलूक नहीं है, वो फरिश्ते नहीं हैं, उनसे भी जुर्म सरदर्द हो सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने डेटाबेस को, विजिलेंस को इम्प्रूव करें। जो ट्रैवल हिस्ट्री है किसी भी NGO की, आप उसके ट्रैवल को डॉक्यूमेंट करें। आपके इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, हसास इदारे, उनको चाहिए कि जो NGOs का ट्रैवल होता है कि उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, कितने लोग बाहर गए, वापस कितने आए। एक सीधा सा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। एक QR कोड सिस्टम, QR बेस्ड सिस्टम अगर आप अपनी इमिग्रेशन पे लगा देते हैं, और वो 10,000 का सॉफ्टवेयर आता है, तो वो लगा देते हैं, तो आपको इस ट्रैफिकिंग जैसी लानत से जो छुटकारा मिल जाएगा। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से कमर्शियल सेक्स वर्क के लिए UAE की तरफ ट्रैफिकिंग होती है, और इसी तरह पाकिस्तान से जो चाइल्ड जो अडॉप्शन या इन चीज़ों के नाम पे, क्योंकि अडॉप्शन की अगर आप लीगल हैसियत देखेंगे तो इस्लाम में अडॉप्शन नहीं है, इस्लाम में कफ़ालत है। हमारे यहाँ कफ़ाला का इदारा है, और यतीम की कफ़ालत करने वाले के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ना व काफ़िल यतीम फिल जन्नह आकदा इशारा बिस्सवाबा फराजा बैनहुमा। मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जैसे हम उश्ते शहादत और दरमियान वाली उंगली। तो वाकई अगर आप बड़े सेंसियर हैं तो आप अडॉप्शन क्या, आप कफ़ालत करें, आप उसको उसके कदमों पे खड़ा करें। ऐसा ही है बिल्कुल। और ये तो नहीं कि हम एक इधर से लिया और इधर से हमने किसी बेऔलाद जोड़े को अडॉप्ट करा दिया। ये मैं समझता हूँ कि इसकी अखलाकी और इसकी और भी पहलू हैं जिसके ऊपर नज़रसानी हमें करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ऑर्फनेज जितने भी हैं, आप शफाफियत लाने के लिए उन तमाम बच्चों का हुकूमत के पास डेटाबेस, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास होना चाहिए, और सोशल वेलफेयर के पास होना चाहिए। अच्छा राना साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, अगर हम बात करें कि इतना बड़ा जो ये केस हमारे सामने आया सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले से, इस पर आप मुझे बताएं, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा सुना, काफ़ी मुकदमात पहले भी हुए, पहले भी आवाज़ें उठती रहीं। सारिम बर्नी के बड़े भाई अंसार बर्नी साहब ने भी
कैमरा के सामने बैठकर उन्होंने मल्टीपल बातें की। तो मुझे बताएं कि ये आप क्या समझते हैं कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से जो है ये तमाम तर काम हो रहे हैं? देखिए, इसकी तो गैर जानिबदाराना तफ्तीश होनी चाहिए और भाइयों के झगड़ों से अलग थलग रख के इसको रैशनैलिटी पे देखना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मसला है कि अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उसे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक सालिम बर्नी साहब को हक़ दिफा देते हुए इंसाफ के कटहरे में लाकर उसे अगर प्रोसिक्यूशन साबित करती है तो वो फिर हम समझेंगे कि उस वक्त तक वो शख्स जो है वो इनोसेंट है, जब तक कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित नहीं होता। इल्ज़ामात इस मुल्क में आप देखें कि बहुत लोगों पे लगे। डॉक्टर कबीर साहब जो हमारे मोहसिन पाकिस्तान थे उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे। तो इल्ज़ामात से हमें अब आगे निकलना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये ट्रैफिकिंग हुई है तो ये ट्रैफिकिंग का रूट क्या था, कौन से अफसरान थे इमिग्रेशन के जो मिले हुए थे, किस सोशल वेलफेयर के डीजी ने ये लेटर बना के दिया बच्चों के अडॉप्शन का। ये सारी चीज़ें आप इसकी तहकीकात जो है जितने डीजी रिटायर हैं उनको अगर FIA बुलाए तो उनसे ये तमाम शवाहिद भी मिल सकते हैं। अच्छा राना साहब, जैसे हमने बात की ना कि क्योंकि हमारे मुल्क में देखा जाए तो अडॉप्शन इलीगल है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत नहीं है। अगर हम यहाँ से जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो अडॉप्ट किया जाता है और उनको उनकी अडॉप्शन जो है वो कोई अमरीकी जोड़ा कर रहा है या कोई बाहर के ममालिक के लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर खैर अमरीकी होते हैं। तो मुझे बताएं कि इसका प्रोसेस सारा क्या होता है। तो अगर कोई बच्चा यतीम है या कोई बच्चा कहीं किसी NGO में मौजूद है और कोई उसको अडॉप्ट करना चाहता है जिनका ताल्लुक किसी और जिनके पास नेशनलिटी किसी और मुल्क की है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारे मुल्क का किस तरीके से होता है? देखिए, आमतौर पे तो हमने देखा कोर्ट्स के ज़रिए भी लोग इसको इन्वॉल्व करते हैं और कोई ना कोई वो हीला बहाना निकाल लेते हैं अपने जो उन्होंने काम करना होता है। क्लाइंट से बहुत भारी फीस ली होती है तो कोई ना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट गार्डियनशिप सर्टिफिकेट बना लिया, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के थ्रू उसको ले गए कि भाई हम इसके गार्डियन बन रहे हैं और वो कोई किसी को रिलेटिव शो कर दिया और उसको किसी न किसी तरीके से पैसे पूसे खिला के सोशल वेलफेयर से लेटर भी ले लिया। ये सारा कुछ करके लोग इसको कर तो रहे थे, एक अरसा दराज से प्रैक्टिस थी, लेकिन आपने देखा बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तभी किसी इशू के ऊपर काम होता है जब तक हमें कोई इंटरनेशनल इदारा या हमें नहीं कहता। जिस ज़माने में पाकिस्तान में गलत डिग्रियां बन रही थी तो अगर एक न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी ना करता तो शायद वो ज़िंदगी भर ही वो एक निजी कंपनी जो है वो गलत डिग्रियां बनाती रहती। लेकिन आज वो भी उसके मिल्ज़मान सारे बाहिज़त बरी हो गए हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी प्रोसिक्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, सरकारी जो हमारी प्रोसिक्यूशन है। और इस वजह से पाकिस्तान में जो कन्विक्शन का रेट है लोगों का वो 10% से भी कम है और 90% लोग जो हैं वो गलत तफ्तीश, गलत प्रोसिक्यूशन की वजह से मुल्ज़मान जो हैं वो दनाते फिरते हैं रोडों के ऊपर। मुझे एक और बात बताएं नाना साहब, जैसे अगर कोई बच्चा NGO में है, क्या जो उसकी आप कह लें कि NGO को चलाने वाले हैं, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी बच्चे को जो है वो कहीं भी भेज दें? ये बहुत इंपॉर्टेंट $100 मिलियन का आपका क्वेश्चन है। किसी NGOs के बायलॉज में यहाँ जो मेमोरेंडम वो जमा कराते हैं सोसाइटी एक्ट के थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू, ट्रस्ट एक्ट के थ्रू या सोशल वेलफेयर एक्ट, कोई इख्तियार नहीं है कि मैं ये बच्चा उठा के इसको देगा। ये कतन जो है मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ उसके। और UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड कहता है कि जिसकी कोई आर्टिकल 20 कहता है कि जिसकी कोई फैमिली नहीं उसकी कस्टडी स्टेट लेगी। बिल्कुल। तो भाई स्टेट का रोल NGO कैसे आप बताएं ले सकती है? स्टेट का रोल NGO कैसे स्टेट का अख्तियार उठा के अपने हाथ में अख्तियार ले सकती है? अगर कोई बंदा किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, अडॉप्ट किया, गार्डियनशिप उसकी ले रहा है और उस बच्चे को पता है कि ये जो है मेरे असल वालिद नहीं है या वालिदा मेरी नहीं है, तो वो तो हमें फिर भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे दायरे इस्लाम में भी है कि अगर आप इस तरह किसी कफालत करते हैं, किसी की गार्डियनशिप लेते हैं तो उस बच्चे को शरई सवाल उठते हैं महरम और गैर महरम का ना। अगर आपने बच्ची अडॉप्ट की है और वो बच्ची जब अपनी बलूगत तय करेगी और बाप उसको गले लगाएगा, हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसी तरह अगर कोई आपने बच्चा अडॉप्ट किया है और माँ उसको प्यार करेगी, जब वो बालिग हो जाएगा सास सुलाएगी, कैसे सुलाएगी? तो शरीयत ने कोई सोच समझ के कोई मंतक होगा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने। नाना साहब, यहाँ तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर किसी अमरीकी जोड़े को आप पाकिस्तान से कोई बच्चा जो है वो देते हैं तो इसके तो मेरे ख्याल से 80 to 90% चांसेस है कि बच्चा मुसलमान है, और अगर अमेरिकन जोड़ा वो बच्चा ले रहा है तो इसके भी 80 to 85% चांस है कि वो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है।
तो ये जबकि मज़हब इस्लाम में दूसरा मज़हब ज्वाइन करने का आपको पता है उसकी शरई हैसियत जो है वो है ही नहीं दीगर मज़ाहिब की तरह। तो ये तो आप देखें। और दूसरी बात, ये तमाम सवालात उठते हैं रिसर्चर के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए, कि क्या वजह है सारे बच्चे अमेरिका में ही क्यों अडॉप्ट हो रहे हैं? क्या जो 190 ममालिक हैं वो ख़त्म हो गए हैं? यहाँ पाकिस्तान में बेऔलाद जोड़े नहीं हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे कानूनी तकाज़े हैं जिनको पूरे करने की ज़रूरत है अगर बच्चा जो है वो एक मुल्क से और स्पेशली पाकिस्तान से जो है बच्चा बाहर कोई भी जोड़ा अडॉप्ट करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसकी चाहिए होती है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। और पूरा प्रोग्राम करने के बाद एक चीज़ तो वाज़े है हमारे सामने, और वो यही है कि तमाम तरह ऐसे ऑर्फनेज होम हो गए हमारे पास, या तमाम तरह ऐसी NGOs हो गई जो कि वेलफेयर का काम करती हुई हमें नज़र आती हैं, वो अनरजिस्टर्ड इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जिसका जो दिल चाहता है वो इस मुल्क में कर सकता है, क्योंकि कानून जो है वो उस तरीके से कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं, और आसानी से बासानी अगर उनको सज़ा हो भी जाती है या वो पकड़े भी जाते हैं तो बासानी वहाँ से वो जो है वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो डर या वो खौफ जो है लोगों के अंदर ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल से लम्हा फ़िक्रिया है, इससे पहले कि हमें हमारे मुल्क के अलावा कोई और बंदा बताए कि हमारे मुल्क में ये मसाइल हैं और इन पर हमें काम करना है, इनको हल करना है, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर खुद से अगर कोशिश करें हम अपना मुल्क बेहतर करने की, तो कहा यह जा सकता है कि वो दूर नहीं है कि हम अपने मुल्क से ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग कह लें या चाइल्ड स्मगलिंग के जो मामला हैं जो कि बहुत ही संगीन है, इनको ख़त्म हम कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से, और हमने देखा हालिया दिनों में एक केस सामने आया सारिम बर्नी साहब का, जो कि हमने देखा कि काफ़ी अरसा दराज से जो है वो अपनी एक ट्रस्ट चला रहे थे, जहाँ पर जो है काफ़ी हाइप भी उनको मिली, लेकिन उसके बाद अचानक से जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उसकी वजूहात क्या है उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सारिम बर्नी साहब के लॉयर मौजूद हैं, आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, मुझे बताइएगा कि कैसे ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, तमाम तर जो केस है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये एक बच्ची थी जिसको एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, और अडॉप्ट करने के बाद उसका गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लिया, और वो फैमिली उसको जो है वो अमेरिका USA ले जाना चाह रही थी। इस सिलसिले में उन्होंने US कौंसलेट में एक एप्लीकेशन दी, और ट्रस्ट की जानिब से भी एक लेटर वहाँ पे गया। तो जो ट्रस्ट है उसमें एक लेटर गया था, उसमें अबेंडेंट लिखा हुआ था, जबकि जो फैमिली ने जो लेटर दिया था गार्डियनशिप सर्टिफिकेट का, उस पर ऑर्फन लिखा हुआ था। तो ड्यूरिंग दिस जो US एम्बेसी है उसने देखा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे, तो उन्होंने फिर वो FIA को इंक्वायरी के लिए भेज दिया। तो मुझे बताएं आमिर, जब हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे लोग सामने आए हैं जिन्होंने बात की कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जो है वो भारी रकम लेके और इस तरह की चीज़ें करके जो है बच्चों की अडॉप्शन जो है वो अमल में लाई जाती है सारिम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से। क्या कहेंगे इस पर? ये तमाम तर केस जो है वो अदालत में भी है, इसकी हेयरिंग भी हो रही है, कहाँ तक पहुँचा है मामला? देखिए, जो पैसों का कह रहे हैं, कोई भी एक सिंगल एविडेंस भी नहीं है कि बच्चे की ख़रीदो फरोख्त से रेलेवेंट जो है सारिम बर्नी ट्रस्ट ने कोई पैसा दिया हो या कोई पैसा लिया हो। जो एक वो $3000 की बात कर रहे हैं, वो एक उनको जो रिसिप्ट देगी उस पर भी लिखा हुआ है कि वो उनकी कंसल्टेंसी चार्जेस है, और जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो है उसके, और जिसमें लीगल फ़ीस आप कह सकते हैं, और उसमें भी वो चॉइस देते हैं। जो भी बंदा जाता है उनके पास, वो उसको कहते हैं कि वो अगर अपनी मर्ज़ी से कोई काउंसल करना चाह रहे हैं तो सही है, अगर वो काउंसल अफोर्ड नहीं करना चाहते तो भी सही है, और अगर वो काउंसल अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो उनको पैकेज जो भी उसका लीगल कंसल्टेंसी का होता है वो बता देते हैं। और जब उन्होंने कहा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उसके बाद उनको जो उनसे उन्होंने जो भी फ़ी थी कंसल्टेंसी की, जो भी लीगल प्रोसेस की, बच्चे का जो लेके जाना था डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, वो बताई। इसके अलावा कोई भी ऐसा ना एविडेंस है और ना ऐसी चीज़ है। अच्छा, देखिए, जैसे हमने देखा कि वो जो बच्ची है जिसको बैरून मुल्क शिफ्ट किया जाना था, उसकी अडॉप्शन का मामला होना था, उसकी जो फैमिली है उनके भी बयानात जो है वो उनको कलमबंद किया गया है। उस पर जो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो बारहा राब्ता किया, जिस पर जो है वो कि हमें बच्ची हमारी वापस चाहिए, लेकिन ट्रस्ट की जानिब से उनके साथ कोई ताउन नहीं किया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अभी
आप जानते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो लोग पहले बेच देते हैं और बाद में आ जाते हैं, ये रिलायबल लोग नहीं होते हैं। अगर ये ऐसी बात होती तो वो अपना बच्चा किसी को, जो थर्ड औरत थी, जो डॉक्टर थी आई थिंक, जिसको उन्होंने सेल किया था, तो वो कभी भी अपना बच्चा सेल नहीं कर सकते। और अगर जब सेल कर दिया है तो फिर वो रिलायबल नहीं है। ट्रस्ट फिर ऐसे लोगों को बच्चा नहीं दे सकता है कि वो जाए और फिर बच्चा उनसे लिया भी नहीं गया था, वो आप डॉक्टर ने फिर आगे किसी को सेल कर रहा था, वहाँ पे जाके एक इंटरफेरेंस हुई, उस इंटरफेरेंस के बाद उस फैमिली ने जाके वो बच्चा सरेंडर किया था ट्रस्ट में। तो ट्रस्ट जो उनसा है बच्चे को लुक आफ्टर कर रहा था और उसकी जो है बेस्ट वेलफेयर कर रहा था। अगर फैमिली को कहीं पे भी कोई इशू था, वो कोई एक एप्लीकेशन दिखा दे कि किसी थाने में उन्हें दी हो, किसी कोर्ट में जाके दी हो। एक सिंपल प्रोसेस है, आजकल 491 की एक एप्लीकेशन लगती है जिसमें बंदा जाता है कोर्ट में और वो कहता है कि भाई फ़लाँ जगह मेरा बच्चा मौजूद है, नहीं दे रहे। उन्होंने कोई एक सिंगल ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो वो आए नहीं है, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया है। अभी जब उन्होंने देखा है कि एक मामला चल रहा है, वो लालची लोग हैं, अभी वो ब्लैकमेलिंग के लिए फॉरवर्ड हुए में। अच्छा आमिर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि अगर इस तरह के हम केसेस को देखें, आप आजकल हमारा जो पाकिस्तान का, खैर ख़ास तौर पर बात करें, लिटरेसी रेट को इतना खास हाई नहीं है कि लोगों को पता हो कि अगर कोई मामला हो जाता है तो उसको टैकल कैसे करना है, कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है। दूसरा जो अहम मामला है एडॉप्शन का, अगर हम इसको देखें, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है हमारा, उसमें एडॉप्शन कल्चर है ही नहीं। तो अगर एक ट्रस्ट जिसके माँ बाप जो हैं वो जिंदा हैं, चाहे उन्होंने अपना बच्चा बेच दिया, चाहे उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो ट्रस्ट में दे दिया, उनकी परमिशन के बगैर आप उनका बच्चा बैरून मुल्क कैसे भेज सकते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, जो एक तो फैमिली थी वो पहले ट्रेसेबल नहीं थी, वो फैमिली अभी बाद में FIA की इंक्वायरी में वो आई है, वो लालची फैमिली है। उसने पहले भी अपना बच्चा बेचा, अब वो मज़ीद ब्लैकमेलिंग करना चाहती हैं, जो भी करना चाहते हैं। ये एक बात होगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक एडॉप्शन का ताल्लुक है, ये हमारे यहाँ पे गार्डियनशिप होती है। आप उसको अडॉप्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि किसी को भी कोर्ट, अगर कोई बच्चा होता है, उसकी बेस्ट वेलफेयर के लिए उसका गार्डियन मुकर्रर कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। सही। तो इसमें क्या होता है कि आप वर्ड हम गार्डियनशिप यूज़ करें या एडॉप्शन, बेसिकली जो सर्टिफिकेट भी लिया था वो भी गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट लिया था, और उस फैमिली ने जिसने लिया था, कोर्ट भी उसकी जांच पड़ताल करती है कि जो भी फैमिली है वेदर वो बच्चे को जो है लुक आफ्टर कर भी सकती है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और फिर उसके बाद जो है बच्चे का बैकअप होता है। कोर्ट कभी भी अगर वो पॉइंट आउट किया जाए कि ये बच्चे को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा, इन द बेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द माइनर, कोर्ट उसको जो उनसे वापस ले सकती है। अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें तजाद है, एक में ऑर्फन लिखा हुआ है और दूसरे में जो है वो क्या लिखा हुआ है, अबेंडेंड है। तो मुझे बताएं कि ये तजाद कहाँ से आया? अगर एक बच्चा है अबेंडेंड है तो आपने उसको ऑर्फन कैसे डिक्लेयर कर दिया? देखिए, इसके 2-3 डिफरेंट रीज़न है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। देखें, एक तो सबसे पहले तो जो है जो लीगल टीम थी उसने लैक किया, अब या उसने जो बेहतर समझा। अब बेहतर क्यों समझा? जो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, अगर आप किसी का बच्चा एडॉप्ट करो या उसके गार्डियन बन जाओ, तो जिस तरीके से ये औरत अभी आई है, ये लोग वॉच करते हैं। जब बच्चा थोड़ी सी 3 साल 4 साल फैमिली के साथ एफिलिएशन में आ जाता है, तो ये पीछे जाके उसको फिर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। सही। कौन ये किसकी, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, सारे मरने की? नहीं, पेरेंट्स की। अच्छा, वो क्या करते हैं, पीछे जाके उनको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि भाई ये तो बच्चा हमारा, इन केस वो इन टच होते हैं। सही है, आप हमें दें। फिर वो फैमिली जिन्होंने पहले ही किसी को बेचा हुआ होता है, सही है, वो फिर फैमिली ब्लैकमेलिंग में आती है क्योंकि वो अटैच हो चुकी होती है, फैमिली की फीलिंग्स अटैच हो जाती है। एक चीज़ होगी। सेकेंड थिंग ये हो गई कि जो बच्चा होता है उसको भी आगे लुक फॉरवर्ड करना होता है। बच्चे को साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब नहीं होता है इससे, कि भाई उसको पता होता है कि नाउ आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू गो अहेड। अब एक जगह होगा बच्चा साइकोलॉजिकली वो देखेगा कि भाई पेरेंट्स का क्या है, फ्ला हेडिंग, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पाएगा। बाकी मजीद जो काउंसल थे वो बेटर समझते थे उस टाइम, लेकिन सारिम साहब का इससे नहीं था, चूँकि वो लीगल टीम थी, जिस फीस भी लीगल टीम की मद में गई थी, तो दे कैन बेटर टेल दैट व्हाई दे हैव। देखिए आमिर साहब, जिम्मेदारी तो है ना, अगर मैं ट्रस्ट खोलती हूँ तो फिर अगर मेरे ट्रस्ट में 2 बच्चे हैं या 2 लाख बच्चे हैं, जिम्मेदारी तो मेरी है ना, क्योंकि लोग तो सारे बरनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना। वरना हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट हैं जो कि खुली हुई हैं
और जहाँ तक आपने बात की कि बच्चे को जो है वो बैरून मुल्क भेजना था बच्ची को, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में भी तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि बे औलाद हैं, तो उनको बच्चा ना देना और यूएसए, अमेरिका स्पेशली, यूके, कनाडा बच्चे भेजना, ये वाली साइंस थ्योरी थोड़ी समझ। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग जो अच्छी फैमिलीज हैं उन्होंने बच्चे लिए हैं, उन्होंने भी गार्डियनशिप लिया हुआ है। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, सही एक के बारे में किसी ने कोर्ट में कंप्लेन की थी तो नेक्स्ट डे वो बच्चा कोर्ट में आ गया था, तो FIA को कहा था बेशक आप ले जाओ, ये बच्चे ये तो नहीं है US से, सही पाकिस्तान में भी लिए हुए लोगों ने, सही है। वो डिपेंड करता है कि जो लोग आ रहे होते हैं उनकी सेल्फ इंटरेस्ट पे, सही है। अगर पाकिस्तान में रूटीन में ये होता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो अपने किसी भाई का, बहन का, किसी का बच्चा ले लेते हैं, तो वो अगर मच इंटरेस्टेड होते हैं वो रूटीन में अवॉइड करते हैं इस तरीके से। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग होते हैं उनका माइंड IQ लेवल डिफरेंट, मतलब उनका कॉन्सेप्ट, उनकी साइकी डिफरेंट होती है, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं। बाकी जहाँ तक ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ट्रस्ट जो है आप इतने दिन हो गए किसी एक जगह भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा जो है इसकी वेलफेयर अच्छी नहीं हुई, या कोई बच्चे से रेलेवेंट कोई ऐसा खबर आप लोगों को मिली हो या आप तक आई हो कि भाई ये बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो गया, ट्रस्ट ने किसी को गार्डियनशिप के लिए दिया या कुछ हुआ, तो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। क्यों? हर बच्चे का फीडबैक है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे बाहर के ममालिक जाते हैं यहाँ वाले फीडबैक इस तरीके से होते हैं, वो इन टच होते हैं ट्रस्ट से। और जो बाहर के ममालिक जाते हैं, बाहर के ममालिक में काफ़ी सख्ती है, जैसे जो बच्चा यहाँ से वो लेके जाएंगे तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे आफ्टर एवरी 6 मंथ्स वो उसको फॉलो बैक करते हैं उसको, और उसको देखते हैं कि भाई ये बच्चा वेदर अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंट पोजीशन। मुझे आमिर साहब एक बात बताएं, समझ मेरी नाक़िस समझ के लिए, कि एक बच्चा जो नॉर्मल हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं जो कि आप कह लें अपर मिडिल क्लास हो गए या मिडिल क्लास लोग हो गए, उनके बच्चे हमने कभी नहीं देखे ट्रस्ट वगैरह में। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे जो हैं वो ट्रस्ट वगैरह में दे देते हैं। अब वो बच्चा, जैसे आपने अभी बात की कि अगर हम USA, अमेरिका के पेरेंट्स देखें, उनके लोग देखें, तो उनका IQ लेवल डिफरेंट है। एक IQ लेवल, एक गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप का बच्चा जो, और जिस तरीके से उसकी परवरिश हुई होगी 2 साल या 3 साल या 4 महीने या जितना भी अरसा लगा लें, वो जाके आप साइकोलॉजिकली भी बात कर रहे थे, वो जाके USA में कैसे सेटल डाउन हो सकता है, तब उसको साइकोलॉजिकल मसाइल नहीं आ सकते हैं, या वो जाके वो तमाम तर चीज़ें उसके लिए अडॉप्ट करना, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से जब हमारे पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ जिनकी हमारी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर जाते हैं, वो बाहर जाके जब सेटल हो रहे होते हैं तो उनको भी टाइम लगता है ज़रा सेटल डाउन होने में, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारे नॉर्म्स बहुत डिफरेंट है। तो मुझे बताएं कि एक छोटा सा बच्चा या बच्ची आप बाहर भेज रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, हालांकि वहाँ जाकर उसके नॉर्म्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, नॉर्म्स डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है, किस तरीके से जो है वो आपको लगता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर है? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं ना, एक बच्चा जो 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, उसकी जो जाके एटमॉस्फेयर में उसको ख़ुद को जो है एडजस्ट करना एक डिफरेंट बात है। एक बच्चा जो 3 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का, साल का है, उसको एटमॉस्फेयर का कोई आइडिया नहीं है। वो जहाँ जाएगा, जहाँ जिस माहौल में ब्रॉटअप होता जाएगा, वो उसके मुताबिक ख़ुद को जो है एडजस्ट करता जाएगा और मामलात करते रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, तो आप अगर सोसाइटी में देखेंगे तो बहुत सारी जगह वहाँ पे भी हमें नज़र आया है कि भाई जब वो मिडिल क्लास के लोग देखते हैं कि अगर कोई उनका फैमिली मेम्बर अपर क्लास में और उसके पास नहीं है, औलाद नहीं है, तो सिर्फ उसकी वेल्थ के चक्कर में ही वो जाके गोद में दे देते हैं कि आप ये हमारा बच्चा ले लो। सही है, ये दीज आर, अगर आप सोसाइटी की बात करेंगे, इसी तरह से अपर क्लास में भी जो है ऐसे कुछ केसेस हैं कि भाई वो, लेकिन हम उस बात पे नहीं, जहाँ तक पुअर फैमिली का ताल्लुक है, हर माँ कभी भी अपना बच्चा नहीं देती है। True. चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। True. ये वो लोग होते हैं जिनका दिल मुर्दा होता है,
जो अपनी औलाद की केयर नहीं करना चाहते होते, सही है, और उनका इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में होता है, सही है, वो किसी भी हाल से। अच्छा, पैसे से मुझे याद आया, किसी भी हाल में सब ये जो बच्चे आप मुझे भी बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर भेजे हैं, 6 महीने बाद उनका फॉलोअप होता है, उनमें से मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मिसिंग है जिनका कोई डेटा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है, 18-20 बच्चे जो भी होंगे, आप जाएं, आपको पूरा फॉलोअप मिलेगा। हमें छोड़ तो रिपोर्ट है, तो हम नहीं कह रहे, तो वो रिपोर्ट है ना कि जितने भी बच्चे सारे बर्नी ट्रस्ट के थ्रू बाहर गए उनमें से इतने बच्चे, अगर 25 बच्चे हैं तो 17 मिसिंग हैं। अभी तक 20 दिन देखें, वो बाहर के मुल्क हैं। ये भी एम्बेसी में जाएं, जो बच्चे गए अमेरिकन एम्बेसी ने दिया ना, उनसे जाके ट्रस्ट का रिकॉर्ड है उनके पास, एम्बेसी के पास भी तो रिकॉर्ड है ना, अभी जाके उनको एप्लीकेशन दे दें और उसका फॉलो अप ले लें। क्या मसला है भाई? पाकिस्तान पे तो नहीं, जिस एम्बेसी ने कंप्लेन की है उसके पास तो रिकॉर्ड होगा ना, ज़ाहिर है उन्होंने तो डॉक्यूमेंटेशन की है ना, वो जाके देख लें, उसको फॉलो अप कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिला वजह एक अननेसेसरीली एक हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक अच्छा काम है, सही है, 19-20 जो उन्होंने थोड़ी सी डिक्लेरेशन से रेलेवेंट जो आता भी है, बट इसमें कहीं भी बच्चों का वो नहीं, नुकसान नहीं है। बच्चों को एक अच्छी फैमिली अगर अडॉप्ट कर रही है, और ख़ास तौर पे उन हालात में जब उनकी अपनी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी गुड, बेटर फॉर। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी बच्चा है, चाहे वो महीने का है चाहे वो 2 महीने का है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी को गार्डियनशिप देते हैं आमिर साहब, तो चलें जब बच्चा 18 का होगा, क्योंकि सारी जिंदगी दिमाग में एक सवाल रहता है आमिर साहब कि मेरी माँ कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, बाहर कहाँ वो अमेरिका में ढूंढता फिरेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरे जहन में है, बिल्किस सैदी साहिबा ने एक बच्ची को पाला था, जो मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे अक्सर देखने में आता है कि आज वो अमेरिका या कहीं पे वेल सेटल्ड है और बहुत अच्छी पोजीशन में। ये चीज़ें हो रही हैं, शुरू से हो रही हैं, सही है, लोग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। अबेंडेंट बच्चे, इस तरीके के जो बच्चे जो घर वाले की तरफ से जिनको ठुकरा दिया गया हो, जिनको छोड़ दिया गया हो, तो ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन हाँ, आप तब के सपोज़ आपके पास कोई ऐसा शवाहिद आए कि ये बच्चा था, ये मिसयूज़ हुआ उस बच्चे का, सही, ये बच्चा था, इसकी वेलफेयर अच्छी नहीं हुई, ये बच्चा था, इसको अच्छे तरीके से गुड लुक आफ्टर नहीं किया गया, अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है, देन वी कैन सी दैट, और हम उसको बोल भी सकते हैं और उससे कोर्ट कस्टडी वापस भी ले सकते हैं। मुझे बताएं कि सारी बर्नी ट्रस्ट जो है, हम लोग अक्सर ही अपने प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ट्रस्ट पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सारे बर्नी ट्रस्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, रजिस्टर्ड है इदारा, डेफिनेटली रजिस्टर्ड है, बाकी फिर ज़ाहिर FIA इंक्वायरी कर रही है, मजीद वो खुद देख लेंगे। इदारा रजिस्टर्ड है, हाँ, इदारा रजिस्टर्ड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जहाँ पर भी हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए जो भी कंसर्न्स डिपार्टमेंट है, कंसर्न्स इदारे हैं, उनको हरकत में आना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि किसी भी मुल्क में रहने वाले जो शहरी होते हैं, वो हुकूमत जो है वो इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि वो उनको महफूज जगह जो है वो प्रोवाइड करे, और जितने भी ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, वो तमाम के तमाम ट्रस्ट को जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।